हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राखी मेटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जेडीबी गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है फोटो केमिस्ट्री। उसमें आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉज ऑफ फोटो केमिस्ट्री। फोटो केमिस्ट्री के मेनली दो लॉ हैं आपके। एक है आपका ग्रॉथस-ड्रैपर लॉ और दूसरा है आपका स्टार्क-आइंस्टीन लॉ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रॉथस-ड्रैपलर्स लॉ। ग्रॉथस-ड्रैपलर्स लॉ जो है वो इसका बेसिक रूल है। इसे सबसे पहले 1818 में ग्रॉथस और डेपर्स ने रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणात्मक और माध्यात्मक अध्ययन के आधार पर प्रतिपादित किया। इसके अनुसार जब प्रकाश विकिरण पदार्थ पर गिरता है तब आपतित विकिरण का वह भाग जो अवशोषित करता है रासायनिक परिवर्तन करता है, न कि विकिरण का परावर्तित या पारगमन भाग। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों द्वारा संपन्न होती है जिनका अभिकारकों या निकाय द्वारा अवशोषण होता है। इसका अर्थ है कि निकाय या अणु विकिरण के फोटोन के अवशोषण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं होता है कि अवशोषित प्रकाश विकिरण से सदैव रासायनिक अभिक्रिया ही हो। कई बार अवशोषित प्रकाश से कोई रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। ऐसी अवस्था में अवशोषित विकिरण ऊर्जा या तो अवशोषित अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, जिससे ऊष्मीय ऊर्जा या भिन्न तरंगदैर्ध्य विकिरण के रूप में मुक्त होती है। कई प्रयोगों में ये प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति के रूप में मुक्त होती है। अतः यह नियम एक गुणात्मक नियम है तथा अवशोषित होने वाले प्रकाश की मात्रा व अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या में कोई मात्रात्मक संबंध नहीं होता है। तो ये तो आपका ग्रॉथस-ड्रैपर्स लॉ, ठीक है। दूसरा अब आपका आता है स्टार्क-आइंस्टीन लॉ, या इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। 1912 में स्टार्क तथा आइंस्टीन ने प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का मात्रात्मक अध्ययन किया तथा दूसरा नियम क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया। इसे लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस या स्टार्क-आइंस्टीन नियम कहते हैं। इसके अनुसार जब किसी क्रियाकारी पदार्थ का प्रत्येक अणु जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो एक अणु एक फोटोन या प्रकाश का एक क्वांटम को अवशोषित कर सक्रिय होता है। अर्थात एक अणु एक फोटोन या एक क्वांटम अवशोषित कर सक्रिय होता है। इसका मतलब एक अणु एक क्वांटम। एक फोटोन का अर्थ है एच न्यू के बराबर ऊर्जा, जहाँ पर एच प्लांक कांस्टेंट है, न्यू विकिरण की आवृत्ति है। तो पदार्थ के द्वारा प्रति मोल अवशोषित होने वाली ऊर्जा E = हो जाएगी NH न्यू, जहाँ पर N जो है वो है आपका अवोगाड्रो नंबर। पदार्थ के प्रति मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा आइंस्टीन कहलाती है। तो N = अवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू ये है आपकी, और H प्लांक कांस्टेंट होता है, और न्यू = होती है C/λ, जहाँ पर C की वैल्यू है 3 × 10⁻10 cm/s, या E = NhC/λ। तो E = 1. अतः फोटोन और क्वांटम भी ऊर्जा की इकाइयों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। चूँकि एक अणु या क्वांटम अवशोषित करता है, अतः पदार्थ की एक मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा भी आइंस्टाइन कहलाती है। ए और बी से स्पष्ट है कि ऊर्जा तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः E = 1/λ। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश के कम तरंगदैर्ध्य पर ऊर्जा अधिक होगी। उपरोक्त परिभाषा से सक्रिय शब्द का अर्थ सिर्फ भौतिक रूप से उत्तेजित अणु से ही नहीं, न कि रासायनिक रूप से सक्रिय अणु से। तो A+H से A एंगस्ट्रॉम बना, से B बना। वस्तुतः एक अणु एक फोटोन का अवशोषण कर सक्रियत होता है और प्रत्येक सक्रियत अणु क्रिया कर उत्पाद दे, यह जरूरी भी नहीं होता है। अतः प्रकाश रासायनिक तुल्यता को हम क्वांटम सक्रियण सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हो गए आपके स्टार्क-आइंस्टीन लॉ, फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस और क्वांटम सक्रियण सिद्धांत। फिर है उसके बाद में आपका जबलोनस्की डायग्राम। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी अणु द्वारा प्रकाश के फोटोन या क्वांटम के अवशोषण तथा उसके बाद होने वाले विभिन्न प्रकाश भौतिकी एवं प्रकाश रासायनिक प्रक्रमों को समझाना आवश्यक है। इसके लिए जबलोनस्की डायग्राम बताएगा। अब ये जबलोनस्की डायग्राम आपका पूरा इसके अंदर दे रखा है, जहाँ पर S जो है IC का मतलब यहाँ पे जो है वो है इंटरनल कन्वर्जन, अंतः क्रॉसिंग, और ISC है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इसको समझने से पहले जो भी इसमें हमने स्टेप्स यूज़ करी हैं उन्हें समझना आवश्यक है। अणु की
मूल अवस्था को S0 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि उस अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कुल चक्रण को प्रदर्शित करता है। लेकिन अधिकांश अणुओं की मूल अवस्था में उपयोग करते हैं, जहां S इलेक्ट्रॉन के कुल चक्रण को प्रदर्शित करता है। अतः इस पद को उस अवस्था की चक्रण बहुलता कहा जाता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। चक्रण अवस्था ज्ञात करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन युग्मित हो तो S इजिकल टू S1 प्लस S2 यानी कि प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ इजिकल टू 0। तो 2s प्लस 1 की वैल्यू हो गई आपकी 1। अतः अणु की चक्रण बहुलता 1 होगी। इसे ये भी कह सकते हैं कि अणु एकक मूल अवस्था में है। चक्रण अवस्था ज्ञात करने के लिए 2s प्लस 1 सूत्र में कुल चक्रण S का मान रखने पर यदि मान 1 प्राप्त हो तो एकक अवस्था होगी और यदि 3 हो तो ट्रिपलेट अवस्था होगी। तो आपने ये देखा TnSn से आपका ये बना H2 ट्रिपलेट सिंगलेट और ये फोटोन के अवशोषण से चक्रण अभिविन्यास। अणु द्वारा फोटोन के रूप में ऊर्जा अवशोषित करने पर इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण में रासायनिक इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। अतः ये दो प्रकार से संभव है। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन का चक्रण साथ वाले इलेक्ट्रॉन के समानांतर या विपरीत हो सकता है। यह उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण समानांतर हो तो S इजिकल टू S1 प्लस S2, तो हाफ प्लस हाफ इजिकल टू 1, या 2s प्लस 1 इजिकल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 इजिकल टू 3। अतः अणु की चक्रण बहुलता 3 होगी। इसको इस प्रकार यह भी कह सकते हैं कि अणु त्रिक उत्तेजित अवस्था में है। इस प्रकार यदि चक्रण विपरीत हो, एंटी पैरेलल हो, तो S इजिकल टू S1 प्लस S2, या प्लस हाफ इज प्लस माइनस हाफ इजिकल टू 0, या 2s प्लस 1 इजिकल टू 1। अतः अणु की चक्रण बहुलता 1 होगी। इसको इस प्रकार यह भी कह सकते हैं कि अणु एकक उत्तेजित अवस्था S में है। अतः S0 अणु की मूल इस प्रकार T1, T2, T3 आपकी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है, उत्तेजित त्रिक अवस्था है। अधिकांश इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण एकक मूल अवस्था से एकक उत्तेजित अवस्थाओं में होते हैं। क्वांटम यांत्रिकी में हमने बताया कि एकक उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा त्रिक उत्तेजित अवस्था से अधिक होती है। अतः ऊर्जा का जो क्रम होगा वो होगा ES1, ET1, ES2, ET2, ES3 या ET3। अतः प्रकाश के अवशोषण पर अवशोषित अणु का इलेक्ट्रॉन S0 से S1, S2 या S3 एकक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और यह अवशोषित फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर करता है। अणु एकक उत्तेजित अवस्था या त्रिक उत्तेजित अवस्था में हो उसे सक्रिय अणु कहते हैं। तो A0 प्लस H से A एंगस्ट्रॉम बना। जहाँ A0 अणु की मूल अवस्था में A एंगस्ट्रॉम उत्तेजित अवस्था में है, इसे सक्रिय अणु कहते हैं। सक्रिय या उत्तेजित अणु वापस अपनी मूल अवस्था में ऊर्जा को निकालते हुए निम्न प्रक्रमों द्वारा आता है। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस। इस प्रकार के संक्रमणों में सक्रिय अणु उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में आता है। इस प्रकार के संक्रमण में किसी प्रकार के विकिरण का उत्सर्जन नहीं होता है, तो उन्हें हम नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन बोलते हैं कि कोई भी आपका उत्सर्जन नहीं हो रहा है विकिरण का। इसमें सक्रिय अणु की ऊर्जा अणुओं के संगठन से ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है, तो इसे हम इंटरनल कन्वर्जन भी बोलते हैं। यह प्रक्रम 10⁻⁻11 सेकेंड से भी कम का होता है। अणु की ऊर्जा का उत्सर्जन दूसरे प्रक्रम अंतःतंत्र द्वारा भी होता है। इस प्रक्रम में एक अणु का एक बहुलतम अवस्था से त्रिक बहुलता अवस्था अर्थात अलग बहुलता अवस्था में भी संक्रमण भी विकिरण रहित होता है। इसमें भी उससे उत्सर्जन होता है, लेकिन इनकी गति कम होती है। तो ये होता है संक्रमण। विकिरण संक्रमण जो है उसके अंदर आपके ये तो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन था, ठीक है। अब इसमें रेडिएशन उत्सर्जित ही नहीं होते। अब हम पढ़ते हैं विकिरण संक्रमण के बारे में, जिसमें रेडिएशन उत्सर्जित होते हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं आपके, प्रतिदीप्ति होती है और फ्लोरोसेंस। प्रतिदीप्ति यानी उसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस, और दूसरा आता है आपका फास्फोरेसेंस। तो पहले हम देखते हैं प्रतिदीप्ति के बारे में। वे संक्रमण जिनमें सक्रिय अणु एक एकक उत्तेजित अवस्था S1 से उत्तेजित अवस्था त्रिक उत्तेजित अवस्था T1 से एकक अवस्था S0 में आते हैं,
मतलब उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आ रहा है तो उत्सार का उत्सर्जन विकिरण के रूप में होता है। और यदि एक अणु S1 से सीधा S0 में आता है तो वे प्रतिदीप्ति उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो यह लगभग -10⁻⁸ सेकेंड में होता है। इस संक्रमण में उत्सर्जित विकिरण को प्रतिदीप्ति कहते हैं। अतः एक जैसी बहुलक अवस्था में विकिरण संक्रमण अर्थात एक उत्तेजित अवस्था से मूल एकक अवस्था में विकिरण के रूप में होता है। यदि अणु S1 से सीधा S0 में आता है तो प्रतिदीप्ति उत्सर्जन होता है जो कि 10⁻⁸ सेकेंड में होता है। इस संक्रमण में उत्सर्जित विकिरण को प्रतिदीप्ति कहते हैं। अतः एक जैसी बहुलता अवस्था में विकिरण संक्रमण अर्थात एक उत्तेजित अवस्था में मूल एकक अवस्था में विकिरण का उत्सर्जन फ्लोरोसेंस कहलाता है। इसका जीवन काल बहुत ही कम होता है, अतः स्रोत के बंद कर देने पर विकिरण उत्सर्जन तुरंत बंद हो जाता है। दूसरा है फास्फोरेसेंस, स्फुरदीप्ति। इस प्रकार संक्रमण ISC द्वारा S1 से T1 में जाकर T1 उत्तेजित अवस्था से मूल एकक अवस्था S0 में लौटता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरण के माध्यम में होता है। इसको स्फुरदीप्ति उत्सर्जन कहते हैं। अतः अलग बहुलता अवस्था में विकिरण संक्रमण सेकेंड या अधिक होता है। अतः विकिरण उत्सर्जन जो होगा इसमें धीरे धीरे होता है। उसमें तो मूल से 0 में आता था, इसमें पहले S1 से T1 में जाएगा और फिर T1 से S0 में आएगा। ठीक है, प्रतिदीप्ति और इसमें जब हम प्रकाश स्रोत बंद कर देते हैं उसके बाद भी कुछ देर तक उत्सर्जन होता रहता है। प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति दोनों विकिरण की आवृत्ति एक्साइटेड लाइट की आवृत्ति से कम होती है। सामान्यतः T1 अवस्था का जीवन काल S1 से अधिक होता है क्योंकि T1 की ऊर्जा S1 से कम होती है। अतः उत्तेजित अणु A1 की T1 अवस्था में रहने की प्रायिकता अधिक होती है। अतः अणु T1 अवस्था में आ जाता है क्योंकि यहाँ पर इसका जीवन काल अपेक्षाकृत अधिक होता है। रासायनिक क्रिया में उत्पाद बनने का प्रक्रम यहाँ संपन्न होता है। अधिकांशतः प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं इसी अवस्था में होती है। क्वांटम लब्धि क्या होती है? प्रकाश रासायनिक तुल्यता, क्वांटम लब्धि या क्वांटम एफिशिएंसी। प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम केवल अवशोषण या प्राथमिक रासायनिक प्रक्रम के लिए ही प्रयुक्त होता है, अर्थात इसमें उत्पाद आगे कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। जब प्रकाश का अवशोषण होता है तो प्रकाश का अणु फोटोन को अवशोषित कर अपघटित भी हो जाए और अपघटित उत्पाद कोई आगे अभिक्रिया भी ना करें। ऐसी स्थिति में 1:1 का संबंध सही रूप से लागू होता है। लेकिन यदि प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया के साथ अन्य रासायनिक अभिक्रिया हो तो श्रृंखला अभिक्रिया भी होती है। एक फोटोन के अवशोषण पर कई अणु अपघटित होते हैं तो 1:1 का संबंध सही रूप से लागू नहीं होता है। अर्थात रासायनिक तुल्यता का जो नियम है 1:1 का वो भी सही नहीं है। अतः क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या और अवशोषित फोटोन की संख्या में सही संबंध बताने के लिए एक नए पद की आवश्यकता हुई जिसे हम क्वांटम लब्धि या क्वांटम एफिशिएंसी फाई से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी प्रकाश उसी समय में अवशोषित होने वाले फोटोन की कुल संख्या का अनुपात है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि क्वांटम दक्षता या क्वांटम लब्धि प्रति फोटोन या क्वांटम प्रकाश अवशोषण से अभिक्रिया करने वाले क्रियाकारी अणुओं की संख्या है। दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या और उसी समय में अवशोषित होने वाले फोटोनों या क्वांटम की संख्या पदार्थ के अभिकृत होने के पद में फाई = पदार्थ के अभिकृत होने की मात्रा अपॉन अवशोषित फोटोनों की मात्रा, या दिए गए समय में अभिकृत मूलों की मात्रा या उसी समय में आइंस्टीनों की मात्रा, या फाई = प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की दर अपॉन अवशोषित आइंस्टाइनों की संख्या। चूँकि अवशोषित आइंस्टाइनों की संख्या प्रकाश की ऊर्जा को दर को निर्भर करती है तो क्वांटम दक्षता में आपका मतलब रहता है कि कुल मिला के एक रेशो है कि कितने अभिकृत हुए और कितने एब्जॉर्ब हुए। ठीक है, यह रासायनिक अभिक्रिया की दर या अवशोषित आइंस्टाइन की दर। तो फाई = हो गया आपका अभिक्रिया की दर अपॉन अवशोषित प्रकाश ऊर्जा या -dE/dt अपॉन अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा। प्रकाश रासायनिक तुल्यता के नियमानुसार क्वांटम दक्षता का मान हमेशा 1 होना चाहिए, लेकिन ये मान 0 से लेकर 10⁶ तक हो सकता है। प्राथमिक प्रक्रम चरण के लिए क्वांटम लब्धि फाई का मान हमेशा 1 होता है, लेकिन जब सेकेंडरी प्रोसेस होता है तो क्वांटम दक्षता का मान परिवर्तित होता है। अतः फाई का मान प्राथमिक और द्वितीयक प्रक्रमों का समग्र परिणाम है और ये उस अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करेगा। जो आप अभिक्रिया करवा रहे हैं उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है।
तो जो भी क्वांटम दक्षता को ज्ञात करके हम जो सेकेंडरी प्रोसेस करवाते हैं उसकी नेचर को भी हम समझ सकते हैं। अब इसका एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन किस तरीके से होता है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।